स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस द टॉपिक सिंप्लेक्स मेथड। देखिए ये लीनियर प्रोग्रामिंग का एक टॉपिक है, ये यूनिट 4 का। तो देखिए सिंप्लेक्स मेथड डिस्कस करने से पहले जो है मैं आपको कुछ डेफिनेशन क्लियर करना चाहूँगी। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्लैक वेरिएबल की, दैट इज ए वेरिएबल एडिड टू लेफ्ट हैंड साइड of less than or equal to concentrate to convert into equality। इसका क्या मीनिंग है? एक ऐसा वेरिएबल जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं ताकि जो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू कंसंट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? इक्वालिटी में। जैसे मेरे पास एग्जांपल है 7x + 2y, ये लेस देन है इसके, तो मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया? एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया टू मेक देम इक्वल। तो इसमें देखिए जैसे आपको पता है कि ये जो मतलब डिजिट, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, दैट इज x लेस देन इक्वल टू 25, यानी ये ग्रेटर है और ये छोटी है। तो हम क्या करेंगे? इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ स्लैक वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारे पास सरप्लस वेरिएबल, ए वेरिएबल सब्ट्रैक्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ greater than or equal to concentrate to convert into equality। इसका क्या मीनिंग निकला? सरप्लस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐड की बजाय, और किस लिए करते हैं? ताकि इक्वालिटी में आ जाए। जैसे मेरे पास एग्जांपल है 3x + 2y। अगर यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल होता तो हम क्या करते? ऐड करने के बजाय जो ये वेरिएबल है वो क्या कर देते? सब्ट्रैक्ट कर देते टू मेक देम इक्वल। जैसे ये मोर है और ये लेस है, तो मैंने इसमें से कुछ माइनस कर दिया ताकि ये क्या हो जाए? इक्वल। बोथ आर द डेफिनेशन ऑफ स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल। नाउ अब हम जो है एक प्रॉब्लम देख लेते हैं सिंप्लेक्स मेथड की। तो यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइज z is equal to 2x1 5x2 और सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट कौन कौन से हैं? दैट इज x1 4x2 लेस देन 24। सेकेंड है हमारे पास 3x1 x2 लेस देन 21। थर्ड है हमारे पास x1 x2 लेस देन 9 एंड बोथ आर नॉन नेगेटिव। तो देखिए ये तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट होगी कि वट ये जो सिंप्लेक्स मेथड को हमें सॉल्व करना है। बट हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है इसके अंदर जो है इस कंसंट्रेट को इक्वालिटी में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल का यूज करके नाउ और मैक्सिमाइज को भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास जैसे मैक्सिमाइज कंडीशन है z दैट इज 2x1 5x2। आप ये देखिए कि आपके पास नंबर ऑफ कंसंट्रेट कितने हैं? 1 2 3, यानी कि हमारे पास कितने, देखिए लेस देन सिंबल है, चाहे स्लैक हो चाहे सरप्लस वेरिएबल हो, तो इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेरिएबल ऐड होंगे? 3 होंगे हर इक्वेशन में एक एक। तो हम उतने ही वेरिएबल यहाँ मेंशन करेंगे, दैट इज 0s1 0s2 और 0s3। तो ये कोई मैटर नहीं करता क्योंकि हमने 0 लगाया है इसके ऊपर। साथ में हमारे पास अब देखिए जैसे मैंने फर्स्ट कंसंट्रेट लिया दैट इज x1 + 4x2, तो मैंने क्या किया? इसके अंदर स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया s1, तो ये किसके इक्वल हो गया? 24 के। सेकेंड कंसंट्रेट लिया 3x1 x2, इसमें मैंने स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया s2, तो दैट इज 21। थर्ड मेरे पास था x1 x2, इसमें मैंने स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया s3, तो दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सेट करेंगे कि हमारे पास लेट कर लेंगे x1 और x2 दैट इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया? 0 के। अगर मैं जैसे इसको 0 पुट करती हूं तो देखिए हमारे पास s1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये सिर्फ फंक्शन के अंदर पुट करती हूं तो हमारे पास s1 कितना हो जाएगा? 24। s2 कितना हो जाएगा? 21 और S3 कितना हो जाएगा 9।
तो ये देखिए ये हमारे पास, अब इस कंडीशंस के बेस पे हम जो है सिंपलेक्स टेबल प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो भी हम सिंपलेक्स टेबल हम प्रिपेयर करते हैं उसमें हमें क्या देखना होता है, जो भी हमारी टेबल प्रिपेयर होती है वो टेबल हमें कंटिन्यू चलानी होती है, और टेबल टिल तब तक चलती है जब तक हमारी वैल्यू जो है, सभी वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव नहीं आ जाती, तब तक वो टेबल को हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मैं इसकी फर्स्ट टेबल आपको प्रिपेयर करवाती हूँ। हाँ जी, देखिए ये हमारे पास टेबल है इसकी। तो हमारे पास लिया जाता है CB, बेसिस, CJ, ये पॉइंट लिए जाते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। जो CB लिया जाता है फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट कॉलम में हमारा, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। फर्स्ट पॉइंट में ही फिक्स रहेगा, दैट इज 0 0 0। नाउ आ क्या हमारे पास आता है बेसिस। बेसिस में रहता है हमारे पास कि जो भी हमारे पास S1, S2, S3 की वैल्यू होती है। तो S1 कितना था 24, S2 है 21 और S3 है 9, दैट इज 24, 21 एंड 9। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये B या XB। अच्छा देखिए जो CJ लिखना है, CJ हमने लिखना है जो हमारे पास Z की वैल्यू यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू, जैसे 2 5 0 0 0 मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था यहाँ पर। तो CJ है हमारे पास 2 5 0 0। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो देखिए पीछे वाले तो स्लैक वेरिएबल हमेशा ही पहली बार में 0 ही रहेंगे, हमेशा ही 0 रहते हैं ये, बिकॉज हमारे पास दो ही वैल्यूज हैं X1 और X2 की, ना तो हमारे पास S1 की वैल्यू है, ना S2 की है, ना S3 की है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोई और वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर 0 रहेगा। उसके बाद है हमारे पास B या XP। हमारे पास वेरिएबल ऐसे यूज करने हैं जैसे X1, X2, S1, S2, S3। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इक्वेशन जो है X3 में भी आ जाती है, जैसे ये तो 2 में थी X1 S2 में, X3 में आती है तो 6 कंडीशन बन जाएंगी, जैसे S1 S2 X3। मतलब वो डिपेंड करता है हमारी गिवन कंडीशन के ऊपर कि हमारे पास गिवन वैल्यू में कितने हैं या हमने स्लैक या वेरिएबल कितने लिए हैं। उसके बाद जब हमने स्लैक लिए हैं 3 तो S1 S2 S3। नाउ ये हमारे पास क्या हो जाएगा B की वैल्यू हमारे, सॉरी यहाँ बेसिस थे, मैंने यहाँ पर S1 लिखना था, सॉरी मैं बोल तो यही रही थी, S1 S2 एंड S3 ये हमारे बेसिस हो जाएंगे। हाँ जी, दैट इज बेसिस हो जाएंगे S1 S2 S3। B हमारे पास क्या रहेगा, जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास वैल्यू निकाली थी मैंने इसकी, दैट इज S1 की वैल्यू कितनी थी 24, S2 की थी 21 और S3 की कितनी थी 9। यहाँ पर हमने बेसिस लिखे हैं कि हमारे बेसिस में क्या क्या वेरिएबल यूज हो रहे हैं, S1 S2 S3। और B हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं दैट इज 24 21 एंड 9। नाउ आ गई बात इसकी कि हमें इसके अंदर क्या पुट करना है। तो देखिए हमारी कंडीशन जो है फर्स्ट क्या बन रही है, X1 है यहाँ पर 1 हो जाएगा, 4 S1 हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर S जो फर्स्ट कंसंट्रेट है, ना तो यहाँ S2 है ना S3 है, तो उसके प्लेस पर क्या हो जाएगा 0 0। सेकेंड कंसंट्रेट लेती हूं दैट इज 3 1 और यहाँ पर S2 नहीं है, S2 है और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे 0। इसी तरह 1 1 और यहाँ पर हमारे को पता है कि ना तो S1 है ना S2 है, क्या है S3 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। मैंने आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि S1 S2 S3 दैट इज अ बेसिस। यहाँ पर जो भी हमारी जो टर्म होंगी यानी कि ये किस में है, X1 X2 में है, X3 में है, वो वेरिएबल लिखे जाएंगे। नाउ ये जो B है जो हमारी S1 S2 S3 की वैल्यू है यहाँ मेंशन होगी, और ये जो हमारे सब्जेक्टिव टू कंसंट्रेट थे वो यहाँ मेंशन होंगे। तो जिसकी वैल्यू नहीं है उसके प्लेस पर हमने क्या कर दिया 0। नाउ हम इसको प्रोसीड करते हैं कि किस तरीके से हम इसके अंदर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए हमारे पास फर्स्ट क्या रहता है, हमारे पास Z हमें निकालना है। Z कैसे निकालते हैं कि ये हमारे पास जो B है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया CB से, तो मेरे पास क्या आया, अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे मैंने 0 को इससे किया, इस 0 को इससे किया, इससे किया और इसको ऐड करती हूँ, तो मेरे पास क्या आता है 0। मैंने दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 0 को इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, फिर ऐड किया, तो मेरे पास क्या आया 0। नाउ हम निकालेंगे ZZ। देखिए हमारा ZZ किस तरीके से निकालते हैं हम। जो हमारा ZZ होता है, तो ये तो थी हमारी बात, Z हो गया जो मैंने B की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। अब हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास X1 S2 की वैल्यू है। जैसे मैंने इसको किससे किया 1 से, 0 को 3 से, यानी फर्स्ट टाइम हमारा ZZ हमेशा क्या रहता है 0, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन होगी ईच कॉलम की 0 0 से, और फिर उसको क्या करेंगे ऐड। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 को 3 से किया, 1 से किया, यानी ये पूरी की पूरी कॉलम जो है
कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगी और ऐड होएगी, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी प्लस करके वो हमारा क्या होगा ये। तो फर्स्ट टाइम देखो जब यहाँ पे ही जीरो है तो सारे ही क्या हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएंगे। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे ऐड किया, इसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जीरो को वन से और फिर ऐड किया, दैट इज जीरो एंड सो ऑन। नाउ अब हम निकालेंगे डेल्टा जे। तो डेल्टा जे हमारे पास रहता है सी जे माइनस जेड जे। तो देखिए हमारे पास ये था सी जे और ये जेड जे है, तो मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस किया। जब मैंने 2 को 0 में से माइनस किया दैट इज 2, 5 में से इस 0 को माइनस किया दैट इज 5, 0 में से 0 किया 0, इस 0 में से किया 0 एंड दिस इज आल्सो 0। मैंने डेल्टा जे निकाला है, इस पूरे सी जे में से कॉरस्पॉन्डिंग जेड जे को माइनस किया है ऐसे ऐसे करके। अब आपको ये देखना है कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है इस डेल्टा जे में, दैट इज 5। तो हमारे पास 5 क्या हो गया, 5 इज की कॉलम, क्योंकि ये कॉलम का एलिमेंट है। अब क्या होगा, हम रेशो निकालेंगे। और रेशो कैसे निकालते हैं, मेरे पास एक फिक्स कॉलम मिल गई है मुझे, और रेशो कैसे निकालते हैं, जो भी मेरे बी के एलिमेंट होती हैं, जो मेरे पास कॉलम आती है उसको कोरस्पॉन्डिंग डिवाइड कर देते हैं। मीन्स जैसे मेरे 24 थी तो मेरे पास जो कॉलम आई है उसमें मेंबर क्या है 4, तो मैंने 24 को किससे डिवाइड किया 4, दैट इज 6। 21 को 1 से करेंगे तो दैट इज 1, और 9 को 1 से करेंगे तो दैट इज 9। ये भी 21 आ गया और ये 9 आ गया। अब आप ये देखिए कि मेरी जो रेशो है इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 6। तो आप लिखोगे 6 इज द की रो। 6 क्या हो गई हमारे पास, की रो हो गई। तो 6 हमारे पास की रो गई। अब हम क्या निकालेंगे, की एलिमेंट। तो वो कैसे निकलता है, जैसे जो भी की कॉलम है और की रो है उसका जो कॉमन एलिमेंट होता है, ये इधर से आया ये इधर से आया, तो कॉमन एलिमेंट क्या निकला 4। तो इट इंप्लाइज 4 इज द की एलिमेंट। मेरे पास फिक्स आ गया की एलिमेंट। अब ये जो की एलिमेंट है, इस की एलिमेंट के बेस पर ही सारा सर्कल घूमेगा। देखिए आपको मैंने यही बोला था कि टेबल तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक, अभी आपने जब फर्स्ट डेल्टा जे की वैल्यू निकाली है ये सारी पॉजिटिव है, और मुझे इस डेल्टा जे की वैल्यू ही नेगेटिव करनी है। जैसे ही मेरे डेल्टा जे की वैल्यू नेगेटिव आती है वहीं पर जो भी वैल्यू हमारी टेबल की आएगी वो हमारी फिक्स हो जाएगी। तो इसके बाद ये फर्स्ट टेबल के लिए हमारा मैटर प्रिपेयर हो गया। अब जो सेकेंड टेबल प्रिपेयर करनी है वो कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी एक साथ ही देखनी पड़ेंगी आपको दोनों टेबल। देखिए इसमें जो मेरे पास सीजे है वो तो फिक्स ही रहेगा, दैट इज 2 5 0 0 एंड लास्ट इज रेशो। और साथ में मेरे 0 0 कैसे चेंज होंगे, देखिए जो मेरा की एलिमेंट है, मेरा ये की एलिमेंट निकला था, आप इस की एलिमेंट को पूरे से डिवाइड कर दोगे, यानी कि की एलिमेंट 4 है तो उस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे 4 से। तो पहले इससे पहले कुछ चेंजेस आएंगे। देखिए मेरा की एलिमेंट है 4, यहाँ क्या है x2 और यहाँ क्या है 5, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये S1 और ये चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगी हमारे पास यहां पर कि मेरे जब मैंने इसको चेंज किया तो मेरे पास देखो बाहर क्या निकल रहा है S1 और अंदर क्या आ रहा है X2। तो S1 इज आउटगोइंग वेरिएबल एंड X2 इज इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग मतलब ये अंदर आ गया है और मैंने किसको बाहर निकाल दिया S1 को। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास क्या अंदर आया है X2, तो मैं इस S1 के प्लेस पे क्या लिख दूंगी X2, और उसके ऊपर जो सीजे की वैल्यू थी 5 मैंने यहां लिख दिया। अब समझ रहे मैंने क्या किया है X2 मेरा इनकमिंग हो गया है और S1 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो इस S1 के प्लेस पे आ गया X2 और इस 0 के प्लेस पे ये आ गया 5। अब जो मेरा की एलिमेंट है कितना था 4, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगी 4 से। जैसे ही मैंने 24 को 4 से किया तो कितना आया 6, इसको किया 1/4, ये आ गया 1, दैट इज 1/4 0 एंड 0। आगे जो XB के वेरिएबल हैं वो भी सेम रहेंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, होगा तो हमारा इधर ही होगा, ऊपर वाले टेबल्स में कोई चेंज नहीं होता है। अब मेरे पास आ गया, मैंने एक जो है अपनी रो जो है मैंने प्रिपेयर कर ली है, फर्स्ट वाली जो मेरी क्या थी, जो फिक्स रो मैंने बताई थी की एलिमेंट वाली रो थी, मैंने सबको डिवाइड किया, ये मेरी फिक्स हो गई है रो। नाउ देखो अब हमें क्या करना होता है, हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी मेरा की एलिमेंट बना था, ये था मेरे पास की एलिमेंट, जब मैंने इसे सोल्व किया देखिए मेरे पास क्या आया है 1 आया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख कर बता रही हूँ कि मेरे पास ये आया है 1।
तो मैंने ये देखो कि मेरे पास यहाँ जब मैंने माइनस डिवाइड किया तो यहाँ 1 आया है नए हिसाब से जो मेरे टेबल 2 में मैंने बनाया है। तो टेबल 2 के जो बाकी मेंबर हैं उसमें क्या ऑपरेशन लगाना है, ये चीज डिसाइड करने के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या था। यहाँ मेंशन मत कीजिएगा एग्जाम में, मैंने एक जनरल समझाने के लिए बताया है आपको कि यहाँ 1 आया है तो नीचे भी 1 है, नीचे 1 है, तो मतलब मुझे इस पूरी की पूरी कॉलम को 0 करना है। तो 0 करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस R2 में से R1 माइनस करना पड़ेगा, यानी मैं 1 में से 1 माइनस हो जाएगा या 0 हो जाएगा। इस तरह R3 में से भी क्या माइनस करना पड़ेगा, R1 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, अब इसमें देखिए क्या ऑपरेशन लगाती हूँ। तो ऑपरेशन लगाते हैं पहले हम, फिर बनाएंगे। तो मेरे पास R1, मैंने कहा ना यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया था, तो हमारे पास R2 निकालना है। तो आप लिखोगे ओल्ड R2 माइनस न्यू R1। इसी तरह से R3 इंप्लाइज ओल्ड R3 माइनस न्यू R1। अब ओल्ड R2 कौन सा है बेटा, ये वाला है सारा का सारा। तो इसमें हम एलिमेंट लिख लेते हैं, दैट इज 21 3 1 0 1 0। इसी तरह से यहां पर भी है, इसमें भी मैं लिखना चाहूंगी तो मेरे पास ओल्ड के हैं, ये फिक्स कर लेते हैं, बाद में दूसरे टेबल को देखेंगे। 1 9 है, 1 1 0 0 1। अब मैं बात करती हूँ नए वाले टेबल की। तो मेरा नया एलिमेंट देखिए क्या आया था, न्यू वाली टेबल लेके चल रही है ना हमने। अब इसमें से मेरे को जो माइनस करना है वो न्यू वाली टेबल देख के माइनस करना है। मेरे पास न्यू वाली टेबल में क्या आया हुआ है, जो मेरी टेबल है, जो न्यू टेबल मैंने अभी बनाई है बेटा, उसकी वैल्यू को माइनस करना है। तो मेरे पास न्यू टेबल में क्या है, यहाँ पर 6 है। 6 के बाद क्या है, 1/4 है, फिर है 1, फिर है 1/4, फिर है 0 और फिर 0। इसके अकॉर्डिंग हम टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी 6 1/4 1 1/4 0 एंड 0। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो वैल्यू है ओल्ड की, यानी जो मेरे पास पुराना टेबल है, मैंने इसकी R2 और R3 लिख ली है। और नई वाली कौन सी लिखी है, जो मैंने टेबल 2 में प्रिपेयर की थी। कैसे की थी, मैंने डिवाइड करके जो प्रिपेयर की थी, तो उसको लेके चलना होता है हमें। तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 11/4, ये हो जाएगा 0, ये -1/4 1 0, दैट इज 3 3/4 0 -1/4 0 1। देखिए मैंने इतना जो किया है, मैं पहले भी बता चुकी हूं, मेरा मोटो सिर्फ इस कॉलम को 0 करना है। अदरवाइज मुझे ये नहीं लेना देना कि यहाँ पर क्या एलिमेंट आ रहे हैं। बट यहाँ पर जो है, मैंने अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आई राइट विद पेंसिल। देखिए मेरे पास यहाँ मैंने जैसे इसे 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पर कितना आया था, 6। यहाँ पर आया था 1/4, यहाँ 1, यहाँ 1/4, यहाँ 0। यानी ये मेरी नई रो बन गई है, जिसको मैंने टेबल दूसरे में लिख दिया। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, शो कर देती हूँ जस्ट, कि मेरे पास नई जो बनी है, मेरे पास ये बनी है रो। आपने एग्जाम में इसे मेंशन नहीं करना है, एग्जाम में एक नई टेबल में मेंशन करना पड़ेगा आपको। बट ऑपरेशन क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है, तो मुझे यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 0 लाना है। तो मैं कैसे करूंगी, अगर मैं R2 में से R1 माइनस कर देती हूँ और R3 में से R1 माइनस कर देती हूँ, यानी इसमें से 1 माइनस करूँ और इसमें से 1 माइनस करूँ, तो आपको ये वैल्यू मिल सकती है। तो मैंने यही किया है। देखिए मेरे पास 21 था, 6 माइनस कर दिया, 3 में से इसको माइनस कर दिया, 1 में से 1 किया, इसमें से 0, इसी तरह 9 में से 6 किया, 1 में से 1/4 किया, इस 1 में से किया, मतलब जो नई वाली वैल्यू है उसको माइनस कर दिया है मैंने। ये चीज मेरे पास आ गई है। अब हम इस वैल्यू को कहाँ यूज करेंगे, जो मेरी सेकंड टेबल थी। तो मैं इसके अंदर सेकंड टेबल के अंदर मैं सारी वैल्यूज पुट कर देती हूँ। तो बाकी सारा हमारा सेम रहेगा। देखिए 0 0 यहां था मेरे पास S2 और यहां था S3। मैंने जो वैल्यू फॉर्मुलेट की है मैं इसे राइट कर देती हूँ यहाँ पे 15 11/4 0 -1/4 1 and 0, this is 3 3/4 0 -1/4 0 and 1। अब देखिए फिर वही प्रोसीजर है, मैंने z निकालना है। z के लिए कैसे निकालना था, बस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बाकी दो तो 0 आ गई, तो z की वैल्यू कितनी हो गई 30। नाउ zj कैसे फाइंड आउट करते हैं, zj के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे फिर ऐड कर दोगे, दैट इज 5/4। बाकी तो दोनों के लिए 0 आ जाएगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म ही लगेगी, यहाँ 5 आ जाएगा। इसको इससे करोगे 5/4,
5 को 0 से 0 एंड देन 0। नाउ डेल्टा जे क्या होता है, सी जे माइनस जेड जे। 2 में से 5/4 जाएंगे तो 3/4, ये 0 माइनस 5/4 0 और 0। देखिए मैंने सिर्फ जस्ट माइनस किया है डेल्टा जे में से सी जे माइनस जेड जे। नाउ पिछले में जब पार्ट 1 किया था, मैंने टाइप 1 की थी, तो मैंने आपको यही बताया था कि आपको क्या देखना होता है, ग्रेटर वैल्यू। बट यहाँ तो एक तो नेगेटिव ही हो गई, तो यानी ग्रेटर अब कोई कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, की कॉलम। 3/4 इज की कॉलम। अब मैं निकालूंगी रेशो। तो रेशो निकालने के लिए ये मेरे पास जो कॉलम फिक्स है उसको मैं बी से डिवाइड करूंगी, यानी एक्स किससे डिवाइड होगा, 1/4 से। 15 किससे डिवाइड होगा, 11/4 से। और 3 किससे डिवाइड होगा, 3/4 से। तो दैट इज 24, 16 और यहां पे आ गया 4। तो आप ये देखिए, कंपेयर करिए इन तीनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 4। तो मेरे पास 4 क्या हो गया, इसकी रो। तो की एलिमेंट कौन सा होता है, जो दोनों का कॉमन होता है। इधर इधर से देखिए तो कितना बनेगा, 3/4, यानी कि जो दोनों के इंटरसेक्शन में आता है। तो इट इंप्लाइज 3/4 इज की एलिमेंट। नाउ अब ये की एलिमेंट आ गया, तो मेरे पास क्या था, मैंने बोला इस पूरी टर्म को किससे डिवाइड करोगे, 3/4 से। तो हमारे पास 3/4 से करते हैं, तो मैं एक बार आउट गोइंग बता देती हूं आपको। इस केस में आउट गोइंग वेरिएबल हो जाएगा S3 और इनकमिंग क्या होगा, S1, यानी यहां पर S1 आ जाएगा। तो आप लिखोगे S3 इज आउट गोइंग वेरिएबल एंड X1 आएगा, सॉरी यहां पर इज इनकमिंग वेरिएबल। नाउ अब हम ऑपरेशन लगा लेते हैं इसके। नो देखिए, जैसे ही मैं इसे डिवाइड करूंगी पूरी टर्म को, मैं पेंसिल यूज कर रही हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। तो जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया, न्यू टेबल में लिखना है आपने इसको। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 4, ये बन जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ मतलब पूरी टर्म को मैंने 3/4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ बन जाएगा 0 और यहाँ बन जाएगा 4/3। मतलब मेरे पास नई वैल्यू ये आ गई है, ये मेरे पास न्यू R3 आ गया है। अब क्या करेंगे, मैंने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को क्या करना है, 0 ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। तो ये ऑपरेशन कैसे लगेगा, अगर मैं देखिए R1 ये R3 है, मुझे R2 चाहिए, तो R2 मैं किस में करूंगी, मैं इस वाले एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 11/4 से, और इसमें से माइनस करूंगी। देखो 1 को मैं अगर 11/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करती हूं तो ही 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ 11/4 है, क्योंकि वहां तो 1 था तो मैंने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह यहां पर है, मेरे पास 1 है यहाँ पे, और इसको मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगी तभी 0 होगा। तो मेरे पास ऑपरेशन क्या बन जाएंगे यहाँ पर कि R2 इंप्लाइज ओल्ड R2 माइनस न्यू 11/4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 11/4 है, न्यू R1 सॉरी R3। इसी तरह से R1 इंप्लाइज ओल्ड R1 माइनस 1/4 न्यू R3। तो आप पहले ओल्ड वाले R2 लिख देते हैं और R3 लिख देते, R1 लिख देते हैं। ओल्ड वाला है 15, 11/4, फिर है 0 माइनस 1/4, 1 0, और 11/4 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। देखिए R3 यहां पर कितना है, 4 है, यहां पर क्या है, 1 है, इंटू 0 हो जाएगा, फिर माइनस 1/3, 1 माइनस 11/4, और यहाँ था 0, 11/4 इंटू 4/3। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ आता है 5, यहाँ आता है 0, यहाँ आता है 1, यहाँ आएगा हमारे पास 11 है ना, 11 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3, दिस इज 0, और दिस इज 4/3 से 4/3 गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 11/4। थोड़ी करेक्शन करनी थी मैंने कर दी है। इसमें हमारे पास 15 था, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो दैट इज 2/3, और यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है, और यहाँ पर माइनस 11/3। नाउ अब ओल्ड R1 लिखते हैं। ओल्ड R1 में कितना आ रहा है, 6, 1/4, 1,
1/4 0 एंड 0। इसको 1/4 से माइनस करने के लिए 1/4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस करेंगे। और मेरे पास न्यू R3 कितना था, 4 1 0 माइनस 1/3 और 0 और 4/3। तो इट गिव्स वैल्यू 5 0 1 1/3 0 एंड यहाँ से हमारे पास 1/4 था ना, तो हमारे, हाँ जी, जस्ट ऑपरेशन लगा लेने हैं आपने। ऑपरेशन लगाकर जो भी वैल्यूज हैं, देखिए अब हमारे पास R1 भी R3 भी आ गया जो हमने डिवाइड करके लिया था, R2 भी आ गया और R1 भी आ गया। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो ऑपरेशन है वो इस अकॉर्डिंग लगाने होते हैं कि यहाँ पर जो भी डिजिट है तो ये वाली 0 होनी चाहिए, तो उतने से ही मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे और इसमें भी उतने से ही। अब जो है टेबल 3 क्रिएट कर लेते हैं हम, क्योंकि मैंने ये आपको पेंसिल के थ्रू इधर ही बता दिया है कि मैंने कैसे माइनस किया है। अब टेबल 3 में हमारा जो है आंसर देखते हैं क्या रहता है। हाँ जी, तो ये हमने टेबल 2 तक करने के बाद हम टेबल 3 पर आ गए थे। तो मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पर जो है ये वैल्यू सेम रहती है 2 5 000 और यहाँ रेशो रहता है। यहाँ हो जाएगा x1 x2 s1 s2 एंड s3 दैट इज 5 0। तो यहाँ पर हमारे पास था ये, मैंने आपको बोला था ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पर आउट गोइंग है और ये इनकमिंग हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास x2। तो यहाँ पर इनकमिंग है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू थी 5 4 एंड 4, अब इसकी वैल्यूज जो मैंने ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ मैं इसे पुट कर देती हूँ। 1/3 0 माइनस 1/3 0 0 2/3 सॉरी 1 माइनस 1/3 4 1 माइनस 1/3 0 4/3। नाउ देखिए हम क्या फाइंड करेंगे, z जो है z कैसे निकलता है, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर 25 हो गया और 2 4 6 हो गया, तो 24 प्लस सॉरी 8 हो जाएगा, तो दैट इज 33 हमारा z आ जाएगा। अब हमें निकालना है zj जैसे ही निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 2 4 ये हमारे पास यहाँ पर सॉरी यहाँ शायद 1 है आई थिंक, 1 सेकेंड, हाँ जी यहाँ 1 था। तो हमारे पास जो है 2 1 2, अब इधर करेंगे तो 5 1 5, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो कितना आएगा 5। थर्ड में 5/3 और माइनस में 2/3, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1। इस तरह ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, तो कितना आ गया 0। यहाँ से माइनस 5/3 को करेंगे और यहाँ पर 8/3, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या रहेगा 1। तो हमारे पास हम डेल्टा जे निकालेंगे, दैट इज CJ माइनस ZJ। तो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 5 गया 0, दैट इज -1 0 एंड -1। तो मैंने आपको बोला था सिंप्लेक्स मेथड कहाँ ओवर होता है, जहां पर भी हमारी दो वैल्यूज जो हैं वो क्या कर जाती हैं, सभी वैल्यूज नेगेटिव हो जाती हैं। तो हमारी सभी वैल्यू नेगेटिव है, यानी हमारे पास कोई ग्रेटर टर्म हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारे पास z की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई है 33, और x1 की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ रही है, दैट इज 4, और x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 5। तो यही हमारा सिंप्लेक्स मेथड का सॉल्यूशन है।